Hello student, this is chapter first of history, nationalism in Europe. We will discuss here the topic hunger, hardship and popular revolt. हम यूरोप की कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे कि उस समय जो क्रांतियाँ हुई, जो रिवोल्यूशंस हुए, उनके उनके क्या क्या रीजंस थे. अभी यहाँ पर एक रीज़न और आ जाता है. द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. 1830s का जो टाइम पीरियड था, 1830 के आसपास का समय, वो यूरोप में काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब थी उस समय. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. 19th century की स्टार्टिंग में यूरोप की पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगी थी. इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट. उस समय यूरोपियन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही थी कि जॉब्स कम थी और जॉब ढूंढने वाले लोग ज़्यादा थे. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स. ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर लोग शहरी क्षेत्रों में जाकर स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे थे और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ गई थी. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे, जो इस समय काफ़ी कड़ा कंपटीशन झेल रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत यूरोप के बाकी देशों से पहले हो चुकी थी और यूरोप में मशीनों से बनने वाला जो सामान था वो काफ़ी हद तक सस्ता होता था और वो उन देशों में आकर बिकने लगा था, जिसके कारण उन लोगों को काफ़ी कंपटीशन झेलना पड़ता था. दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. ये कंडीशन ख़राब थी वो उन लोगों की थी जो ज़्यादातर घरों में कपड़ा बनाते थे. मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही ये प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उस समय सबसे पहले जो मशीनें बनी थी वो कपड़ा बनाने की ही लगाई गई थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कपड़ा बनाने की मशीनों से हुआ था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से मशीनों से बना हुआ कपड़ा इन देशों में आकर बिकने लगा, जबकि यहाँ पर हाथ से बनाने वाले या छोटी छोटी मशीनों से बनाने वाले जो कारीगर थे उनके सामने बड़ी समस्या आ गई. इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस. जिन देशों में अभी भी राजशाही थी, राजा का शासन था, वहाँ पर आज भी उस समय तक किसान जो है काफ़ी स्ट्रगल झेल रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उन पर बहुत सारे टैक्सेस लगे हुए थे. फ्यूडल टैक्स और राजा को सामंती टैक्स और राजा को देने वाले जो टैक्स थे वो अलग अलग करके काफ़ी सारा बर्डन उन पर हो जाता था. राइज ऑफ फूड प्राइसेस और a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. भोजन की कमी के कारण, ख़राब फसलों के कारण चारों तरफ अफरा तफरी और जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी. The year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out of the roads. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. 1848 भी एक ऐसा ही साल था जिस साल में अनाज की कमी थी, चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई थी, जिसके कारण जनता जो है वो सड़कों पर निकल आई और राजा का विरोध करने लगी. और जो बैरिकेड्स लगाए हुए थे राजा के राजमहल के आगे, जो बैरिकेड्स लगाए हुए थे उनको तोड़कर लोग राजमहल में घुसने लगे, जिसके कारण वहाँ के जो राजा लुई फिलिप जो राजा बनाया गया था उसको भागना पड़ा अपनी जान बचाकर, ताकि लोग उसे मार ना दें. आक्रामक भीड़ जो है उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी. A national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult male above 21 and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment were set up
राष्ट्रीय असेंबली की घोषणा को बनाया गया, दोबारा से बनाया गया, और राष्ट्रीय असेंबली ने उसको फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया, दोबारा से गणतंत्र बना दिया, और हर 21 साल के पुरुष को वोटिंग राइट मिल गया। लोगों को रोज़गार देने का वादा किया गया, और सरकार ने कहा कि सभी लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। अर्लियर इन 1848 वीवर्स इन सिलेशिया had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payments। 1845 में सिलेशिया के जो वीवर्स थे, बुनकर थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो रॉ मटेरियल लाकर इन बुनकरों को देते थे, और ये बुनकर जो थे वो कपड़ा बनाकर वापस उसी कॉन्ट्रैक्टर को बेचते थे। लेकिन क्योंकि इनकी जो पेमेंट थी वो बहुत ही कम थी, सारी मेहनत इनकी लगती थी, और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो सारा जो प्रॉफिट था वो सारा खुद कमा लेता था, जिसके कारण इन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। द जर्नलिस्ट विलियम वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सिलेशियन विलेज एज फॉलोज। सिलेशिया के गांव की ऐसी ही कहानी इस एक न्यूज़पेपर में एक जर्नलिस्ट ने छापी थी, जो यहाँ पर दी गई है। इन दीज विलेजेस, ये गांव जो कि 18,000 लोगों का गांव थे, इनमें कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। यहाँ पर कॉटन का कपड़ा बनाया जाता था, ज़्यादातर लोग कॉटन बनाने के कपड़े में ही लगे हुए थे। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज़ एक्सट्रीम। यहाँ के जो वर्कर्स थे उनका जो दुख था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका था, बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा बढ़ चुका था। द desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the price of the goods they order। जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे वो उनको ऑर्डर देते थे, और क्योंकि उस समय बेरोज़गारी ज़्यादा थी, इसलिए बेरोज़गारों के कारण उन्हें सस्ते से सस्ते दाम में उनसे कपड़ा बनवाने की कोशिश करते थे ये कॉन्ट्रैक्टर, और जिससे उन जो बुनकरों या वीवर्स की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी। ऑन 4 जून at 2 PM a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of their contractor demanding their higher wages। 4 जून को लगभग दोपहर 2 बजे एक वीवर्स या बुनकरों की भीड़ जो थी वो अपने घरों से निकली और मार्च करते हुए पेरिस में उस कॉन्ट्रैक्टर की हवेली के पास पहुंच गई, और वहां पर जाकर उन्होंने अपने सैलरी बढ़ाने की डिमांड रखी। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। वहाँ से उनको मार पीट कर भगाने की कोशिश की गई। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस एंड स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन, फर्नीचर, पोर्सलिन। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू the storehouse and plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds। The contractors fled with his family to neighboring village which however refused to shelter such a person। अब जब उन्हें डरा धमका कर भगाने की कोशिश की गई तो उनमें से जो आक्रोश में आई हुई भीड़ थी वो एक तरफ से जाकर घर में घुस गई और वहाँ पर उनके शीशे और फर्नीचर वगैरह सब कुछ तोड़फोड़ मचा दी। कुछ लोग जाकर उस स्टोर हाउस में घुस गए जिसमें वो कपड़ा रखा हुआ था, स्टोर किया हुआ था, उन्होंने बेचने के लिए बनवा कर रखा हुआ था, उसको उन्होंने तार कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर अपनी जान बचाकर अपने परिवार के साथ भागा और पास के गांव में जाकर उसने शरण ली, लेकिन वहाँ पर उसको शरण देने से मना कर दिया, उसको अपने पास रखने से मना कर दिया। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्वेस्टेड विद द आर्मी। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शूट। 24 घंटे बाद वो आर्मी के साथ सेना को लेकर वापस आया और वहाँ पर जो घटना हुई उसमें 11 वीवर्स की मौत हो गई, उन्हें मार दिया गया। इस तरह के रिवोल्ट्स जो थे उस समय काफ़ी होने लगे थे फ्रांस में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब लिबरल्स ने क्यों विद्रोह किए ये हम पढ़ेंगे। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर unemployed starving peasants
and workers in many European countries in the year 1848. A revolution led by the educated middle class was underway. इस समय 1848 में कई देशों में गरीब किसानों ने, भूखी मरती हुई जनता ने और जो बेरोज़गार थे उन्होंने काफ़ी सारे विद्रोह किए थे। कई देशों में इस तरह के विद्रोह की घटनाएं सुनने को मिली। लेकिन उसी समय 1848 में ही एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने भी वो भी विद्रोह के रास्ते पर चल पड़े थे। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द abdication of monarch and a republic based on the universal male suffrage had been proclaimed. इस समय फ्रांस में जो गतिविधियां हो रही थी उनमें जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी वो पूरी तरह से राजशाही को ख़त्म करके एक गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे और उसमें यूनिवर्सल मेल सफरेज को अपनाने की बात की गई थी। यूनिवर्सल मेल सफरेज का मतलब है सभी पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के, जैसे कि पहले प्रॉपर्टी के आधार पर उन्हें वोटिंग राइट मिले थे, लेकिन अभी यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के सभी पुरुषों को वोटिंग राइट देने की बात कही गई थी। इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. यूरोप के बाकी कुछ हिस्सों में भी, बाकी देशों में भी नेशन स्टेट की डिमांड लोगों ने तेज़ कर दी थी। अब जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरी जो थे, इन एम्पायर्स में महिला पुरुष दोनों मिलकर जो मिडिल क्लास के लिबरल लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने एक राष्ट्रीय राज्य की डिमांड रख दी थी। जैसे कि उस समय जर्मनी के कई टुकड़ों में बटा हुआ था, इटली भी टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उनके एकीकरण की प्रोसेस जो थी वो काफ़ी तेज़ हो गई। लोगों ने, वहाँ की जनता ने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of the press and freedom of association. क्योंकि चारों तरफ अनरेस्ट यानी कि अशांति फैली हुई थी, चारों तरफ आक्रोश फैला हुआ था लोगों में, उसी आक्रोश का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने भी एक राष्ट्रीय राज्यों की डिमांड रखी थी पार्लियामेंट के सामने, और कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की डिमांड रखी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और स्वतंत्र, इसको प्रेस की स्वतंत्रता हो, जो न्यूज़पेपर वगैरह या जो भी अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सारी डिमांड्स जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखी गई। In the German region, a large number of political associations whose members were middle-class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. जर्मनी जो कि कई पार्ट्स में डिवाइडेड था उस समय, तो वहाँ पर कई राजनीतिक संगठनों ने, जिसमें कि मिडिल क्लास के भी संगठन थे, मिडिल क्लास में एजुकेटेड लोग थे जैसे बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स थे, और प्रॉस्पेरस आर्टिजन्स, कारीगर जो कि काफ़ी जो अमीर कारीगर थे, उच्च स्तर के कारीगर थे, उन लोगों ने मिलकर फ्रैंकफर्ट में वो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करना डिसाइड कर लिया। ऑन 18 मई 1848 1831 elected representative marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. 18 मई 1848 को 1831 लोगों का एक ग्रुप, चुने हुए लोगों का ग्रुप वहाँ पर पहुँचा। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से उन्होंने पार्लियामेंट बनाई और सेंट पॉल चर्च में वो लोग इकट्ठे हुए। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। अब सेंट पॉल चर्च में वो इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने जर्मनी के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। व्हेन द डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स ऑफ फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, किंग ऑफ प्रेशा, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. जब
इन सारे जर्मनी के अलग अलग पार्ट्स के इन लोगों ने मिलकर राजशाही को भी कंटिन्यू करते हुए उन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो कि प्रशा का राजा था, प्रशा जर्मन भाषी क्षेत्रों में से सबसे बड़ा था और उसका राजा विलियम फोर्थ था, उसने इन जो ये चुनी हुई असेंबली थी, इस असेंबली का साथ नहीं दिया और उनकी डिमांड को अस्वीकार कर दिया और उसने राजाओं का साथ दिया कि मोनार्की जो है वो बाकी जो दूसरे राजा थे उनका साथ दिया और चुनी हुई असेंबली को रिजेक्ट कर दिया। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. जब राजशाही, क्योंकि उस समय कई राजा आसपास के क्षेत्र के मिल गए थे फ्रेडरिक विलियम से, तो उनसे मिलने के बाद, उन राजाओं से मिलने के बाद शक्तिशाली हो गया और मिलिट्री को लाकर, सेना को लाकर उन्होंने पार्लियामेंट को भंग कर दिया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड by the middle classes who resisted the demand of workers and artisans and consequently lost their support. अब क्योंकि ये पार्लियामेंट जो थी वो आम जनता की नहीं थी, इसमें मेनली मिडिल क्लास फैमिलीज थी, मिडिल क्लासेस में बिजनेसमैन थे या प्रोफेशनल्स थे, वो आम जनता यानी कि वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, जिसके कारण आम जनता में इस पार्लियामेंट ने विश्वास खो दिया और एक तरफ जनता का विश्वास खो गया तो दूसरी तरफ राजाओं ने सेनाओं के साथ उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की और अंत में वो इसमें हार गए। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड एंड असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड। जब सेना वहाँ पर आ गई तो उनको इस असेंबली को भंग कर दिया गया और फिर से वहाँ पर राजा का कंट्रोल हो गया। The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years. Women had formed their own political association, founded newspapers and taken part in political meeting and demonstrations. एक जो समस्या थी वो यह भी थी कि लिबरल जो मूवमेंट थे, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन ये चलाए जा रहे थे, इनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, लेकिन महिलाओं को वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर भी कंट्रोवर्सी थी या आपस में मतभेद थे। कुछ लोग उनके फेवर में थे और कुछ लोग उनको अधिकार देने के फेवर में नहीं थे। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संस्थाएं बना ली थी, क्लब्स बना लिए थे, पॉलिटिकल और न्यूज़पेपर छापने शुरू कर दिए थे, पॉलिटिकल मीटिंग्स में और डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शनों में या जो भी रैलियाँ वगैरह निकलती थी उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। इतना सब कुछ करने के बाद भी इन महिलाओं को असेंबली में वोटिंग राइट देने से मना कर दिया गया। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery. जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट की असेंबली चल रही थी तो उस समय भी महिलाओं को केवल विजिटर गैलरी में ही स्थान दिया गया था, उन्हें असेंबली में कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया, केवल वो देख सकती थी उस असेंबली को चलते हुए, उनमें उनका कोई रोल नहीं था। Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old orders. यद्यपि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी यानी कि राजा जो थे वो इस लिबरल मूवमेंट को दबाने में कामयाब हो गए थे 1848 में, लेकिन वो पुराने जो रूल रेगुलेशन थे उनको दोबारा से लागू नहीं कर पाए। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। अब जो राजा जो थे, मोनार्क मतलब राजा जो थे, वो ये समझ चुके थे कि अब ज़्यादा समय तक इन लिबरल नेशनलिस्ट जो आंदोलन चला रहे हैं, राष्ट्रवादी स्वतंत्र राष्ट्रवादी जो आंदोलन चला रहे हैं, इनको दबा पाना मुश्किल है और कुछ हद तक उनको कुछ अधिकार देने ही पड़ेंगे और इस चीज़ को वो समझ चुके थे। Hence in the year after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken
place in Western Europe before 1815. जो बदलाव 1815 से पहले ही वेस्टर्न यूरोप में आ चुके थे वो अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी आने शुरू हो गए। राजाओं ने अपने जो अधिकार थे वो छोड़ने शुरू कर दिए और जो असेंबलीज थी उनको अधिकार देने शुरू कर दिए। Thus serfdom and bounded labor were abolished both in the हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। सर्फडम मतलब जो मज़दूर थे, बंधुआ मजदूरी थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। बाउंडेड लेबर मतलब एक बिना सैलरी के जो काम कराया जाता था मज़दूरों से, वो सब बंद कर दिया गया हैब्सबर्ग डोमिनियन में भी और रशिया के भी जो क्षेत्र थे उनमें भी। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867। हैब्सबर्ग के जो रूलर थे, हैब्सबर्ग एक डायनेस्टी थी और उनके जो रूलर्स थे उन्होंने पूरी तरह से जो दूसरे जो हंगेरियंस थे यानी कि उसी क्षेत्र में रहने वाले जो दूसरे लोग थे, दूसरे समुदाय के लोग थे, उनको अधिकार देने शुरू कर दिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।